अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और आज एक स्याह रात है। स्याह रात हमेशा ही होती है, रात तो होती ही स्याह है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए ये एक स्याह रात है। इसकी वजह यह है कि आज जिस अंदाज से आइन पर और अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है, उसने जो ये तारीकी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई थी उसको मज़ीद गहरा किया है। तो आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। और ये जनाजा रात को ही निकाला गया है। और एक दफ़ा मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि इस हुकूमत ने जितने भी मकरूह काम करने होते हैं वो सारे ये रात की तारीकी में ही करती है। तो इनको भी पता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये काले धंधे हैं, और काले धंधों के लिए रात का वक्त ही मुनासिब होता है। तो ऐसा ही काम जो है वो रात के वक्त किया गया है। और वो काम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आइनी तरमीम, जिसके लिए इतने अरसे से कोशिशें जारी थीं। तो फाइनली हुकूमत को एक कामयाबी मिली है। और आज के रोज़ ये आइनी तरामीम सेनेट से भी मंजूर हो चुकी हैं। जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तकरीबन ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुकी हैं। आप जब तक देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर कौमी असम्बली से भी ये मंजूर हो चुकी होंगी, क्योंकि नंबर्स हुकूमत ने बहरहाल कौमी असम्बली और सेनेट में पूरे कर लिए। तो इसी की तफसीलात और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, सूरत हाल कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, किसने वोट दिया और किसने नहीं, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ सा एक हम यूँ कह लें आप राउंड अप कर लेते हैं। तो सेनेट में पहले ये तरामीम जो थी वो पेश की गई, और यहाँ पर हुकूमत के पास जो नंबर्स थे वो उसी सूरत में पूरे हो सकते थे अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 5 वोट वहाँ से शामिल होते। और इसके साथ साथ उन्हें फिर 2 मज़ीद वोट चाहिए थे, या तो वो पीटीआई के हो सकते थे या अख्तर मेंगल साहब के हो सकते थे। तो अगरचे पीटीआई के भी 2 सेनेटर्स ख़ुद पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं थे और मुबैना तौर पर वो लापता थे, अगवा थे या वो डील के तहत थे, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर उनकी अपनी पार्टी का ये कहना है कि ये बिके हुए थे, इनको अगवा नहीं किया गया बल्कि इनकी डील्स हुई थी बाकायदा। और लेकिन जब सेनेट में नंबर गेम की बारी आई, जब आपको वोट करना था, तो उस वक्त जिस अंदाज से चीज़ें सामने आईं वो कुछ यूँ था कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को यहाँ पर लाकर एक्सपोज नहीं किया, उनसे वोट भी हासिल नहीं किए, बल्कि अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे उनकी मदद से ही ये आइनी तरामीम पास करवा ली गई। और सेनेट में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि 65 वोटों से ये आइनी तरामीम कर ली गई हैं। जो रिक्वायर्ड वोट थे 2/3 मेजॉरिटी, वो 64 बनते थे, और 65 वोट हासिल किए हुकूमत ने, और इस तरह शिकवार आइनी तरामीम की मंजूरी हो गई। अब सेनेट में जब इजलास शुरू हुआ था तो जिस अंदाज से एक सख्ती सी नज़र आ रही थी, फिर कैमरे बड़े ऐसा लग रहा था कि मोहतात हैं, अपोजिशन बेंचेस की तरफ, हुकूमती बेंचेस की तरफ उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था। ज़्यादातर जो कैमरा था वो बस यूसुफ रज़ा गिलानी पर फिक्स किया हुआ था। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब वहाँ पे तरामीम पेश की तो उनकी स्पीच सुनवाई गई। उन्होंने इसको बड़ी कामयाबी गर्दाना और कहा कि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अदलिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें करके जिस तरह जमहूरियत के ऊपर बार बार एक कंट्रोल कर लेती थी और जिस तरह से मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उलटती थी, तो ये तमाम चीज़ों को अब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा और अदलिया में बेहतरी भी आएगी, और ये अदालती इस्लाहात की तजावीज़ हैं बुनियादी तौर पर। तो ये उनके क्लेम्स थे। बहरहाल यहाँ पर सेनेटर साहब ने यानी पीटीआई की तरफ से सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने अच्छी तकरीर की। उन्होंने जो ये तमाम प्रोसेस जिस तरह से हुआ उसके ऊपर जो जो लूप होल्स थे उस पर बात की, बताया कि किस तरह लोगों को अगवा करके यहाँ पर बिठाया गया है, हुआ है सब कुछ। तो वो सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जिस अंदाज से अख्तर मेंगल साहब के 2 अरकान को लाया गया वो बहुत शर्मनाक था। अख्तर मेंगल साहब के जो 2 अरकान, जिनमें एक खातून सेनेटर भी थी और एक जो दूसरे सेनेटर साहब थे, वो बाकायदा व्हील चेयर पर आ रहे थे। मालूम नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो वैसे ही व्हील चेयर पर आया करते हैं। लेकिन बहरहाल जब उनको लाया गया तो जिस अंदाज से उनके इर्द गिर्द कुछ मास्क पहने हुए लोग थे और एक सिक्योरिटी टाइट थी, और वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने जो ही उनसे सवालात करने शुरू किए कि क्या आप अगवा हैं, क्या आप मर्ज़ी से आए हैं, तो इन तमाम बातों के ऊपर उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया। जो उनके इर्द गिर्द पूरी सिक्योरिटी थी उन्होंने बिल्कुल उनको घेरे में ले रखा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये दोनों बड़ी मुश्किल से, मतलब एक होता है ना, आप आज़ाद आते हैं, आप हंसते मुस्कुराते आते हैं, आप बात करते हैं, तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। साफ पता चल रहा था कि उनको लाया गया है।
बहरहाल वो लोग आए और उनको बिठा दिया गया सेनेट में, और उसके बाद वोटिंग में उन दोनों का वोट हुआ। पीटीआई के सेनेटर्स जो अगवाशुदा थे वो यहाँ पे बहरहाल नहीं आए, या जो डील के तहत शायद उनको स्टैंड बाय में बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत चूँकि नहीं पड़ी तो फिर उनका वोट हासिल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब के वोट जो थे 5, वो फैसला कुन हो सकते थे अगर मौलाना भी एंड टाइम पे ये सोचते कि वो अगर वोट ना करें तो 5 मेंबर्स कम हो जाते और हुकूमत के लिए ये तरामीम मुश्किल हो जाती। लेकिन मौलाना अब कमिटमेंट कर चुके थे और मौलाना ही के मुसवदे की काफ़ी हद तक चीज़ों के ऊपर ये तरामीम हुई, तो लिहाजा मौलाना ने भी यहाँ पर वोट कर दिया। ये सारी सूरत हाल रही जी सेनेट में। फिर यहाँ से मामला अब जाना था कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में सूरत हाल ये थी कि मौलाना के वोट डालकर भी हुकूमत के पास 4 अरकान कम थे, तो यहाँ पर किसी सूरत ये मुमकिन नहीं था कि हुकूमत बग़ैर पीटीआई के मेंबर्स की हेल्प के ये असम्बली से कानून मंजूर करवाती। तो इसलिए यहाँ पर बहरहाल उन्हें एक्सपोज करना पड़ा कि वो तमाम लोग कौन हैं पीटीआई के जो हुकूमत ने अपने साथ साजबाज करके मिला लिए थे। तो यहाँ पर जो लोग आके बैठे जिन्होंने वोट करना था, ये 5 लोग थे। इनमें ज़हूर कुरैशी साहब थे, मोहम्मद इलियास साहब थे, उस्मान साहब थे, और उसके बाद औरंगज़ेब खिच्ची साहब थे। ये तमाम वो लोग थे, और मुबारक ज़ेब भी थे। और ये 5 लोग वो थे जिन्होंने फिर वोट किया और करना था। और बाकी जो लोग मिसिंग थे उनमें से इंटरेस्टिंगली ज़ैन कुरैशी साहब, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, सबसे ज़्यादा जो पीटीआई वालों को शौक था एक, वो उनकी वजह से था, क्योंकि उनसे कम अज़ कम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हुकूमत से जाके मिलेंगे। बहरहाल ज़ैन कुरैशी साहब लॉबी में मौजूद रहे, वो ईवान के अंदर आके नहीं बैठे, और उनके साथ वहाँ पर रियाज फितियाना साहब भी मौजूद थे, और एक और सेनेटर यहाँ पर उनके मौजूद थे, कौमी असम्बली के मेंबर मौजूद थे। तो ये 3 लोग वहाँ पर मौजूद रहे इस सूरत में कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो हिफाजती इंतज़ामात के तौर पर उन्हें निकाल कर वहाँ पे पेश किया जाए। लेकिन काम जो था वो बाकी 5 लोगों से बना लिया गया था। अच्छा, उनमें भी जो इंटरेस्टिंग बात थी, 2-3 वो लोग थे जो आज़ाद हैसियत में जीते थे, जैसे मुबारक ज़ेब, जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था और वो पीटीआई के अगेंस्ट खड़े हुए थे, लेकिन वोट उन्होंने भी इमरान खान के नाम पर लिया था। लेकिन बाद में वो जिस तरह से बदल गए, वो सब कहानी एक अब आपके सामने है। पहले ही उन पे शक था, उन्हें मनाया भी गया, फिर वो मान भी गए और आखिर तक यही कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो जाके हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए। इसी तरीके से ज़हूर कुरैशी साहब, ये भी जेन्युइनली आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में ये पीटीआई में शामिल हुए थे। और बाकी 1-2 जो लोग थे वो पीटीआई के ही लोग थे, जिनको बाद में देखा गया कि जी वो उस तरफ। अब मसला ये कि जो पीटीआई के लोगों ने, या पीटीआई में जो बाद में शामिल हुए, या इमरान खान के नाम पर जिन्होंने वोट लिए, इनमें से जो भी आप बात कह लें, लेकिन इस वक्त पीटीआई के लिए शायद इनको नाअहल कराना भी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर से तो इनको टिकट मिले नहीं हुए थे, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं इलेक्शन कमीशन। तो चूँकि पीटीआई का जो पूरा एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो उनको पूरे एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हवाले से अभी तक समझा जाता है कि इनका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और अभी जो उन्होंने आखिरी लिस्ट जारी की थी उसमें तो उन्होंने अभी तक इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जो था वो शो किया हुआ था इन मेंबर्स को। तो इनकी तरफ से किसने डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भेजना अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल अख्तर मेंगल साहब ने, वो 2 सेनेटर्स जिन्होंने वोट किए, उनको बहरहाल फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल आप इस्तीफ़ा दें, नहीं तो कल तक फिर हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर अब वो इस्तीफ़ा दे भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैक्सिमम वोट तो उनका आ गया है और वो काउंट भी हो गया है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने ज़रूर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये कहा कि मेरे पास रिटन ये तमाम सबके मौजूद हैं एफिडेविट्स, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वोट दे भी दें तो हमारा वोट काउंट ना किया जाए, क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से होगा। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा अब किसी इस तरह की कोई चीज़ किसी कानून के अंडर तो वो नहीं चैलेंज की जा सकती, तो लिहाजा वो तो काउंट भी हुए और उसको फिर पास भी कर लिया गया। कौमी असम्बली में आज जो सूरत हाल थी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी एक फातिहाना स्पीच की, बड़े खुश थे वो, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी बड़ा सराहा और अपने बाप का भी जिक्र किया कि जी बाप के बगैर तो ये सब हो ही नहीं सकता था, तो बाप पार्टी का भी बड़ा शुक्रिया।
सेनेटर फैसल वावड़ा साहब भी आज बहुत गरूर व तकब्बुर और रऊनत का कोई पहाड़ बने हुए थे, वो भी बड़ा खिलखिला कर और बड़े तकब्बुर के साथ बताते फिर रहे थे कि देखें जी मैंने तो पहले ही कहा था और आज सबको पता लग जाना चाहिए कि बाप के साथ लड़कर आप कोई भी बाप नहीं बन सकता और ये वो और इस तरह की बातें बड़े गरूर व तकब्बुर से कह रहे थे। तो मुझे अब ये तो मालूम नहीं है कि अदलिया इनके साथ क्या करेगी अमेंडमेंट्स का, ये वो इस पर तो अभी आगे बात करते हैं, लेकिन जो इनके गरूर व तकब्बुर थे उनको देख के मुझे ज़रूर लग रहा था कि ये जल्दी गिरने वाले हैं मुँह के बल, क्योंकि तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही सूट करता है, बाकी किसी इंसान को तो बहरहाल सूट नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये सारी कहानी रही। आज मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए और बड़े बुझे बुझे से थे, बड़े इर्रेलेवेंट से लग रहे थे हमेशा की तरह, और ना जाने उनका दुख किस दिन ख़त्म होना है जो वो हर वक्त दुखी आत्मा बन के इधर उधर हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो भी आज कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए, लेकिन उनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहीं कोई नाम तक नहीं लिया, बल्कि किसी ने भी नहीं लिया। तो ये जो थी वो सारी सूरत हाल रही। अब सवाल ये कि जी वक्ती तौर पर यस हुकूमत को कामयाबी मिली है कि उन्होंने ये जो तरामीम कही थी वो उन्होंने पास की, लेकिन क्या ये वही तरामीम है जो वो पास करना चाहते थे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं एड्रेस हो सकी। मेन चीज़ ये है कि काजी साहब से जान छूट गई। बहुत से लोग आज मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे, और मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं अभी तक कर पाए कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है, अभी बहुत इसमें गेम बाकी है। और इस पर मायूसी या वो तो आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट इस हद तक ज़रूर है कि एक तो अपने लोगों ने जो दगाबाजी की है उसकी वजह से लोग हर्ट हैं। दूसरी जो इसमें बात है वो ये कि जो लोग ये समझ रहे थे कि अदलिया आज़ाद रहेगी तो शायद पीटीआई को लगता था कि उनके लिए फ़ैसले बेहतर होंगे, तो वो अब उन्हें एक मसला लग रहा है कि जी अब चूँकि सारा जो आइनी बेंच इन्होंने बनाया है, मैं तरमीम की तरफ वैसे अब आती हूँ, तो वो उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि जी अब उस तरह अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो शायद वो चीज़ें ना हो। लेकिन ये तमाम स्टेजेस आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है कि ये हुई हैं। इससे 2-3 फ़ायदे हुए हैं। एक तो पहली बात ये कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब से कम्प्लीटली जान छूट गई है, और कोई कितना भी बुरा बेंच बना हो, कोई कितना भी किसी भी पूरे इसमें से आप जज किसी को चीफ जस्टिस लगा दें, शायद ही कोई काजी फ़ायज़ ईसा जैसा हो। तो अल्लाह का शुक्र है जो भी होगा, काजी साहब ने मतलब वो एक्सट्रीम दिखा दी कि उसके बाद जो भी होगा वो शायद अच्छा ही लग रहा होगा तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने अब ये किया है उसके बाद एक रिएक्शन आने का कभी इम्कान है, और वो आज हामिद खान साहब भी और दीगर जो वकला रहनुमा हैं उनकी तरफ से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट आए हैं। अभी बहुत ज़्यादा उन पर बिलीव इसलिए नहीं किया जा सकता, पहले भी दे चुके हैं, तो देखना होगा कि अमली तौर पर वो क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम इस पर बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, आप देखें कि हम इनके साथ क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी इस पर वाइब्रेंट नज़र आ रहे थे। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि ख़ुद जुडिशरी के अंदर भी ज़ाहिर है एक इसके ऊपर अनरेस्ट होगा। अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर ये तरमीमें सारी जाके वहाँ पर चैलेंज होती हैं तो वो क्या इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये सब भी कैलकुलेटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। तो अभी गेम ऑन है, अभी काफ़ी कुछ इस हुकूमत को फेस करना पड़ेगा, काफ़ी चैलेंजेस हैं। अदलिया का चैलेंज है, वकला खड़े हो सकते हैं, फिर पीटीआई तो ज़ाहिर एक रेजिस्टेंस दिखा ही रही है, तो वो भी है, चलिए जितनी भी दिखा रही, लेकिन बहरहाल तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये कितनी देर तक इसको रेजिस्ट करेंगे, अब काम तो ये कर लिया है, लेकिन इसको कैसे रेजिस्ट करेंगे ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक तो मज़े की बात ये भी हमने देखी है कि जो भी कानून साजी इन्होंने बदनीयती से की है उसको खुद ही ये उल्टे पाँव बदलने पर, रिवर्स करने पर मजबूर हुए हैं। और वो आपने देखा है कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाया तो फिर एक्ट लाकर उसको ऑर्डिनेंस लाकर उसको दोबारा रिवर्स किया, पहले भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तो फिर उसको रिवर्स करना पड़ा। तो ये इनको पता है कि जो ये बदनीयती पर मबनी कोई चीज़ करते हैं वो इनके अपने गले पड़ती है। तो माजी में भी हमने देखा है कि आप पिक एंड चूज़ करके कोई जूनियर जज लगा भी लें या जूनियर कोई आर्मी चीफ लगाया है तो उसने आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान ही दिया है। तो अब की बार भी अगर आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो करके देख लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो इनको आगे चैलेंज होंगी और ये फेस करना पड़ेंगी। तो इन्होंने अपने लिए मुश्किलात में इजाफा ही किया मेरे ख्याल से। अगर ये कोई ये सोच रहा है कि आईनी तरमीम के बाद बड़ी स्मूथ अब हुकूमत आराम से अपना टाइम पूरा कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी चैलेंजेस इनको दरपेश रहेंगे।
اب آ جاتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے کیا کیا ہے بیسکلی. تو ایک تو جی 3 رکنی پینل جائے گا اور اس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا. بظاہر اس میں دونوں جو مین 2 لوگ ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب دونوں کو مائنس کیا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے کافی روشن امکانات ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ آئینی بینچ جو بنایا ہے اس کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئینی بینچ بنا دے یا کوئی فکس آئینی بینچ ہے، بلکہ آئینی بینچ کو میں بھی اپنی مرضی کے ججز انڈکٹ کیے جا سکیں گے اور اس کا اختیار پھر انہوں نے پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن وغیرہ کو دے دیا ہے. تو وہاں پہ بھی چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے ہیں. جو تیسرا انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ سو موٹو لینے کا جو اختیار تھا سپریم کورٹ کا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، وہ بھی اب چیف جسٹس نہیں لے سکتے. تو ایک تو چیف جسٹس مرضی کا لگے گا اور جو لگے گا اس کو بھی اتنا پابند کر دیا جائے گا کہ وہ کھل کے اپنا کام نہ کر سکے. تو یہ بنیادی جو ٹارگٹ نظر آتا ہے وہ یہ. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلویشن ہوگی پرفارمنس کی، اور اس کی بنیاد پر ان کو او ایس ڈی بھی بنایا جا سکتا ہے، انہیں ادھر ادھر ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. اسی طرح تقرری کے معاملے پر بھی انہوں نے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اختیار بڑھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. چیف جسٹس کا اختیار کیسے ہوگا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، وہ وزیر اعظم نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے بھی ایک کمیٹی انہوں نے فارم کی ہے اور اس میں بھی اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی اور حکومت کی بھی نمائندگی ہوگی. تو وہ بھی اس میں انہوں نے ایک ایڈیشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں ان ترامیم میں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں ان میں ظاہر ہے بہت سارے فلاز ہیں. سیدھا صرف عدلیہ کو کنٹرول کرنا ان کا بظاہر مقصد نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگین جب یہ چیلنج ہوتی ہیں یا جو آپ کی وکلا کمیونٹی ہے وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. یہ $100 کا کویشچن ہے، نہیں $100 کا کویشچن نہیں بلکہ اس سے زیادہ $100,000 کا کویشچن ہے کہ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیسے اس کے اوپر ریاکشن ایک آتا ہے. لیکن بہرحال اگر میں یہ کہوں کہ بہت حکومت کے لیے چھلانگے مارنے کا ٹائم ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، اور بالکل پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، یا جو لوگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے خواہش مند ہیں وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بالکل سب کچھ ختم ہو گیا تو ایسا بھی نہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ جنگ جو ہے اپنی آزادی کے لیے وہ عدلیہ کو خود بھی لڑنی ہے. دیکھیے جب ایسی کوئی چیز ہے تو پھر ہر پارٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی ایک اسٹرگل کر رہی ہے تو اسی ٹائم پر وکلا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے لیے نکلتے، لیکن وہ نہیں نکلے. اسی طریقے سے جوڈیشری کا اپنا ایک ڈیو حصہ ہے جو انہیں پرفارم کرنا چاہیے تھا. اتنا کچھ ہو رہا تھا 2 سالوں سے تو وہ جوڈیشری اس وقت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ تمام چیزوں میں آپ خاموش رہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو طاقتور ہیں وہ مزید طاقتور ہوئے. انہوں نے آپ کی آزادیاں مزید سلب کی، انہوں نے آپ کو مزید دیوار سے لگایا، آپ کو کمزور کیا. اور اب اگر سیدھی آپ کی عدلیہ کی آزادی پورے ادارے کے اوپر ایک بات آ چکی ہے تو کیا اب بھی آپ یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی اور آپ کے مقدمے لڑے، یا آپ اپنے لیے خود بھی کھڑے ہوں گے؟ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کو یہیں پہ سمیٹنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے بیسکلی اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو باقی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہی ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان جو آج انہوں نے ترامیم کی ہیں اس کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.